नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। तो बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हम आपको लेके आ चुके हैं यहाँ पे भौतिकी के पहला नंबर अध्याय यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट का थ्योरी पोर्शन यहाँ पे आपके सामने मैं रखने वाला हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और प्रत्येक चैप्टर्स का क्वेश्चंस आंसर साथ ही साथ जितने भी थ्योरी होते हैं सभी को समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो एक एक क्लास करके सभी चैप्टर यहाँ पे चैप्टर्स को ख़त्म करने का हम लोग प्रयास करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये चैप्टर्स आपके लिए होने वाले हैं। आपके बेसिक को यहाँ पे कमज़ोर जो भी होगा उसको आप एक निपटने का प्रयास करेगा। तो फर्स्ट चैप्टर्स है और इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लिया जाए, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है साथियों कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। ये हैंड रिटेन नोट्स है। इसको अगर आप पीडीएफ में फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर एक बार आप लोग एसएमएस ज़रूर करेंगे। वहाँ पर मात्र 11 रुपीज़ में इस पीडीएफ को आपके सामने प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आज की इस क्लास पर हम लोग आते हैं। प्यारे बच्चों, फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट आता है कि सर यहाँ पे स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। सबसे पहले तो इसमें स्थिर आवेश और उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसी को हम लोग स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। कहने का मतलब है इसमें स्थिर आवेश होता है। आवेश एक स्थिर भी होता है और एक क्या होता है, यहाँ पे मूवमेंट आवेश भी होता है। लेकिन यहाँ पे स्थिर आवेश के बारे में सबसे पहले बात किया जा रहा है। तो इसमें स्थिर आवेश एवं उसके प्रभाव यानी स्थिर आवेश है और आवाज अगर आवेश चार्ज अगर स्थिर है तो उसके कारण उसमें प्रभाव क्या आ रहे हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसको हम लोग स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है। इस स्थिति में ये पदार्थ आवेशमय या विद्युतमय कहलाता है। बचपन में आप लोगों ने पेन से अपने बाल में एक घर्षण किया होगा और उसके बाद अपने पेपर को यहाँ पे आकर्षण करने का प्रयास किया होगा। तो ऐसा पाया कि पेन में जो है, पेन में आपके जो छोटे कागज के टुकड़ा था वो अट्रैक्ट होने लगा। तो हुआ क्या, जब दो पदार्थ यानी आपके बाल और कलम दोनों को रगड़े और रगड़ने के बाद उसमें क्या हुआ, आकर्षण पैदा हुआ और उसमें वस्तु में क्या हुआ, एक प्रकार के आवेश उत्पन्न हुआ। वो अट्रैक्ट करने लगा जो आपके कागज के टुकड़े था उसको। तो जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षण करने लगता है। कभी कभी भी ऐसा होता था कि जब हम पेन को बाल से रगड़ते थे और फिर कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करने का प्रयास करते थे तो ये टुकड़ा जो है नहीं होता था, यानी ना के बराबर आवेश उसमें उत्पन्न होता है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि हल्की हल्की वस्तुओं पर क्या हो जाता है, आवेश आने लगता है। तो जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षण करने लगते हैं। इस स्थिति में ये पदार्थ आवेशमय या वैद्युतमय कहलाता है। उदाहरण के लिए अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे कि कांच की छड़ एवं रेशम। सेम उसी प्रकार जैसा कि हमने यहाँ पे आपके सामने डाला था, पेन वाला और यहाँ पे बाल वाला। तो उसी प्रकार से उदाहरण अनेक प्रकार के होते हैं। यहाँ पे कांच के जो छड़ होते हैं, कांच के जो छड़ है उसको और रेशम के यहाँ पे साथ यहाँ पे आपस में रगड़ने का प्रयास करेंगे तो कांच के छड़ पर क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग वैद्युत आवेश कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नोट में किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को वैद्युत आवेश कहते हैं। किसी वस्तु पर मान लीजिए कोई एक वस्तु है और इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ गया, इलेक्ट्रॉन प्लस आ गया। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता यानी इलेक्ट्रॉन इस पर ज़्यादा है तो ये क्या है, अधिकता है। तो इस पर भी आवेश आ गया और कमी हुई तो ये भी आवेशित है। तो वैद्युत आवेश कहलाता है, याद रखिएगा। यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वो ऋणावेशित होगा। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे बनता है, अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन जो है किसी वस्तु पर ज़्यादा है, ये वस्तु है और इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन तो माइनस होता है, इस पर और ज़्यादा कर्ज लदा गया यानी कि और ऋणावेशित हो गया। यदि वस्तुओं पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो वस्तु धनावेशित है। धनावेशित इसलिए है कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए और ये दान में दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। तो ये धनावेशित कहलाएगा। ये ऋण में नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन को दान दे रहा है। यानी किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की तो कमी हो रही है बट यहाँ पे एक
तरीके से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का दान भी कर रहा है, तो वस्तु जो होता है हमेशा धनावेशित होता है। तो ये इसका फंडा होता है ऋणावेशित और धनावेशित का। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सही से समझने का प्रयास करेंगे तो सभी पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा कि धनावेशित क्या होता है और ऋणावेशित क्या होता है। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता जब होगी, सिंपल फॉर्मेट में समझ लीजिए, किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वो ऋणावेशित है। ऋणावेशित है, ट्रिक से समझने का प्रयास कीजिए। इलेक्ट्रॉन माइनस होता है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ पे ऊपर माइनस लगा है, तो ये क्या है, ऋणावेशित है। और यदि इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई प्यारे बच्चों, तो वस्तु हमेशा धनावेशित हो जाता है। उम्मीद है कि क्वालिटी और आवाज़ बिल्कुल पहुंच रही होगी और समझ में भी आ रहा होगा। आवेश के प्रकार को बताइएगा, टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश कितने प्रकार का होता है ये आपको बताना है। 2026 की तैयारी के लिए अभी से ही जुड़ जाइए स्टडी विथ रवि के साथ। और ये फर्स्ट चैप्टर्स का पहला क्लास है, इंट्रोडक्टिव होने वाला है। और आज के इस लेक्चर्स में जितने भी सिंपल फंडा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आवेश जैसा कि आपको पता है कि मुख्यतः दो प्रकार के माने जाते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। सर ये तो हमें पता है कि धनावेशित और ऋणावेशित होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जैसा कि ये दोनों पॉइंट हमने बताया आपको, उसी को फिर से यहाँ पे शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं। अगर ये धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऋणावेशित है तो ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ऋण आवेशित, ऋण का मतलब ही क्या होता है, कर्ज होता है, ठीक है, कर्ज होता है। तो कर्ज जो है, ऋण की अधिकता यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनस में है, ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन माइनस में है, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे ऋणावेशित हो गया यानी निगेटिव चार्ज हो गया। और धनावेशित क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये समझ में आ गया होगा। नोट नंबर 1 यहाँ पे फर्स्ट है, आप अपने बुक में भी लिख सकते हैं, साथ ही इस पीडीएफ को मंगा के आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। नोट नंबर फर्स्ट है कि समान आवेश क्या होता है। तो समान आवेश यानी धनावेश एवं धनावेश या ऋणावेश एवं ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, उसी को समान आवेश कहते हैं। कहने का मतलब है कि धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज ये हुआ और इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ये धनावेशित इधर की ओर इसको ठेल रहा है और ये इधर की ओर इसको ठेल रहा है। कहने का मतलब है कि इधर से भी ताकतवर आदमी है और इधर से भी ताकतवर आदमी है। तो ये चाह रहा है कि ये पीछे चला जाए, ये पीछे चला जाए, और ये चाह रहा है कि इसके प्रभाव में ये पीछे चला जाए। यानी आपस में प्रतिकर्षित कर रहा है दोनों को, कह रहा है कि तुम इधर चले आओ, और ये भी कह रहा है कि ये जो है इसको कह रहा है कि तुम इधर चले आओ। यानी आपस में प्रतिकर्षित कर रहा है, ठीक है। यानी सिंपल में अगर समझने का प्रयास करिए तो मान लीजिए आपके सामने दो फीमेल है, सॉरी दो मेल है, तो दो मेल जो होता है आपस में रगड़ते रहता है। ये मेल हुआ और ये भी मेल हुआ, ठीक है। तो ये मेल इसको बोल रहा है कि भाई तुम इधर चले जाओ, और ये जो है इसको बोल रहा है कि तुम इधर चले जाओ। इसी को हम लोग प्रतिकर्षित बोलते हैं। तो समान आवेश है तो एक दूसरे को क्या किया है, प्रतिकर्षित किया है। सेम इसी प्रकार होता है कि ऋणावेशित यानी फीमेल मान लो, ये भी ऋणावेशित फीमेल मान लो। तो ये जो है ऋणावेशित, ये इसको बोल रहा है कि तुम थोड़ा इधर चले आओ, और ये जो है इसको बोल रहा है कि तुम इधर चले आओ। ये भी प्रतिकर्षित कर रहा है क्योंकि समान आवेश है। तो समान आवेश है इसलिए दोनों प्रतिकर्षित कर रहा है। अब सिंपल सा फंडा आता है कि सर अगर आवेश को चेंज कर दिया जाए, इधर प्लस यानी धनात्मक चार्ज और इधर माइनस रख दिया जाए, तो अब क्या होगा, तो एक दूसरे को आकर्षित करने लगेगा। इसको अगर मेल कर लेते हैं, इसको फीमेल कर लेते हैं। आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं उदाहरण को चेंज कर रहा हूँ, मेल फीमेल करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब ये मेल है और ये फीमेल है, तो ये एक दूसरे को आकर्षण की ओर ले आएगा, ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित करेगा कि तुम भी इधर आओ, हम भी इधर। ये भी यहाँ पे ऋण आवेश बोलेगा कि मैं भी चले आता हूँ। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बीच में चला आएगा। तो समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। उम्मीद है कि ये 100% समझ में आपको आ गया होगा। चलिए, विपरीत आवेश जो होता है, धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, ये भी समझ में आ गया होगा। दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगा, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार मार्क दे रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे 100% बनते हैं, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब जो है अगला पॉइंट आता है कि सर वैद्युत आवेश का मात्रक बता दीजिए, यानी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये भी पॉइंट लाजवाब है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो
एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक कूलॉम माना गया है। एमकेएस पद्धति में क्या हुआ, आवेश का यानी चार्ज का जो मात्रक है, यूनिट है, इसको हम लोग कूलॉम बोलते हैं। ठीक है, इसका बीमा होता है एटी, एटी याद रखिएगा, और बीमा जो होगा ये एटी मिलके आ जाएगा, इधर निकल आएगा, याद रखिए। ये है वैद्युत आवेश का मात्रक। आपसे पूछा जाएगा कि वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो एटी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आई बराबर इधर निकाला गया है इसके बारे में कि सर कूलॉम कैसे हुआ। तो कूलॉम जो है यहाँ पे एटी सबसे पहले समझ लेते हैं। एटी मतलब एम्पियर होता है। एम्पियर क्या होता है, यहाँ पे याद रखिएगा, एम्पियर, एम्पियर जो होता है ये एटी कहलाता है। और टी का मतलब होता है प्यारे बच्चों टाइम, टाइम मतलब सबसे छोटा इकाई लेते हैं, यानी सेकेंड हम यहाँ पे लेंगे। तो ये वैद्युत आवेश का मात्रक हो गया। लेकिन कूलॉम कैसे निकला, तो आई बराबर क्या होता है यहाँ पे, क्यू बाई टी होता है। ठीक है, तो क्यू बराबर क्या होगा, तो क्यू बराबर इधर सर आई आ जाएगा, तो आई गुने टी हो जाएगा। और क्यू मतलब आई क्या माना जाता है, एम्पियर, और टी सेकेंड, यानी ये कूलॉम निकल के आ गया। तो ये वैद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। बीमा पूछेगा तो एटी होगा, याद रखिएगा। यहाँ से आपके सवाल बनते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, यहाँ से ही सबसे पहला इस चैप्टर से सवाल बनता है। अब जो है अगला पॉइंट आता है कि सर वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम बताइएगा। वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम है, ध्यान से समझेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि बिल्कुल समझ में आएगा ये क्वेश्चन आपको। ये क्वेश्चंस ही है, ना कि थ्योरी है। मैं बता रहा हूँ कि थ्योरी तो है ही, लेकिन वैद्युत आवेश का संरक्षण का नियम लिखे 2 नंबर के क्वेश्चंस में आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में कई बार ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है कि वैद्युत आवेश के संरक्षण का नियम बताइएगा। तो इस नियम के अनुसार जो होता है प्यारे बच्चों, आवेश का न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। एयरफोन लगाइए और ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तो ये क्वेश्चंस आपको 100% याद हो जाएगा। क्वेश्चंस में कोई भी ज़्यादा जटिल वर्ड नहीं है जो आपको परेशानी करेगा। आवेश संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता ही है कि किसी भी चीज़ को संरक्षित करना, यानी उसको स्टोर करना, यानी उसको बर्बाद न होने देना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो संरक्षण का मतलब ये होता है, ठीक है, कि उसको बचा के रखना। अब समझते हैं। तो इस नियम के अनुसार आवेश जो होता है, चार्ज, चार्ज, चार्ज का ना तो नष्ट हम कर सकते हैं, ना तो इसको नष्ट कर सकते हैं, और ना ही इसको उत्पन्न कर सकते हैं फिर से। आवेश को हम सिर्फ एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। आवेश हम केवल परिवर्तित कर सकते हैं, न कि उसको नष्ट कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो ये रहा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम, सिद्धांत भी बोल सकता है, नियम भी बोल सकता है। और यहाँ से ये 2 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे ही। आप इसको स्टार मार्क रख लीजिए अभी से ही। 2026 के एग्जाम के लिए आप अलग से एक नोट्स बनाते चलिए जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चंस को डालिएगा, और ये सवाल 100% आपसे पूछे जाएंगे। इस नियम के अनुसार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आवेश का न तो उत्पन्न किया जा सकता है, यानी चार्ज को न हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। एक प्रकार के आवेश जो है उसको एक प्रकार से दूसरे प्रकार में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। अब मूल आवेश पर आते हैं। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बट ये सवाल आपसे नहीं पूछा गया। सवाल यहाँ से इस चैप्टर से जो फर्स्ट क्वेश्चंस बनता है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत से बनता है, जो कि ये हमने बता दिया आपको। अब मूल आवेश आता है कि मूल आवेश क्या होता है, तो किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह जाता है, किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह जाता है उसे मूल आवेश कहते हैं। इसको हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। अब ई क्या होता है, तो सर ई बराबर इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, प्लस माइनस हो सकता है। कहने का मतलब है प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। और ये रहा आपका इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन। ये क्या रहा, आपके इस चैप्टर्स का दूसरा क्वेश्चन रहा, याद रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज आपके सामने है कि सर एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 1.6 गुने, याद रखिए, 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। और इसी को हम लोग मूल चार्ज यानी फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। यानी
किसी आवेशित कण पर कोई भी एक चार्ज कण है, इस पर न्यूनतम आवेश यानी सबसे कम आवेश जो रह सकता है वो उसका मूल आवेश कहलाता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन बराबर प्लस माइनस, यानी प्लस भी हो सकता है माइनस भी, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। यानी यहाँ देख सकते हैं कि माइनस 19 कूलम जा रहा है, यानी सबसे न्यूनतम आवेश ये रह जा रहा है। अब अगला पॉइंट आता है कि सर आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता क्या होता है। क्वांटीकरण कहने का मतलब ही क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए कि आवेश का क्वांटीकरण कहने का मतलब होता है कि आवेश हमेशा या तो 1 कूलम होगा, 2 कूलम होगा, 3 कूलम होगा, 4 कूलम होगा, न कि 4.5 कूलम होगा। ये कभी नहीं हो सकता। आप कहेंगे कि सर आवेश हमको 5.5 कूलम दे दीजिए, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। आवेश टुकड़ा में नहीं होता है, याद रखिएगा। या तो आप इसको 5 कूलम देख सकते हैं, 6 कूलम देख सकते हैं, 7 कूलम दे सकते हैं, यानी 1 से लेके जितना अनगिनत दे सकते हैं, बट आप इसको एक भिन्न के रूप में कभी नहीं बाँट सकते। ये आपको समझ में आ गया होगा कि सर आवेश को हम भिन्न के रूप में कभी भी नहीं बाँट सकते। यही आवेश के परमाणुकता कहलाता है, क्वांटीकरण कहलाता है। अब फिर से समझ ही लेते हैं जो आपका किताबी लैंग्वेज बोलता है, या सवाल भी बनते हैं। ये भी सवाल ये आपका थर्ड क्वेश्चन इस चैप्टर्स का बन सकता है। प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि सवाल कई बार हमने देखे हैं, और यहाँ तक कि 2010 के जो पेपर है वहाँ से अभी तक ये सवाल कई बार रिपीटेड हो चुके हैं। क्वेश्चंस बैंक में सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। अनिश्चित रूप से हम लोग इसको विभाजित नहीं कर सकते, एक निश्चित होना चाहिए। किसी आवेशित कण पर आवेश हमेशा प्लस माइनस ई, ई कहने का मतलब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसलिए लगा है कि अगर आप यहाँ पे विभाजित भी कर रहे हैं कि सर 4 गुने 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होना चाहिए। यानी 16 चौका 64 यहाँ पे आ रहा है 6.4। तो इस प्रकार से यानी कहने का मतलब है कि सर 1.6 से कट जाना चाहिए। ये 1.6 से कट जाना चाहिए। अगर कोई भी अगर आप आवेश ले रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए 6.4 ले रहे हैं, तो ये 1.6 के से कटना चाहिए। यानी 16 चौका 64, यहाँ पे 4 पॉइंट आ रहा है आपके सामने। तो ये जो है ये एक क्या है, भिन्न नहीं है, ये सम संख्या है। तो इसी प्रकार से सम होना चाहिए, ना कि भिन्न होना चाहिए। यही आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत कहलाता है। समझ गए होइएगा सिंपल सा लैंग्वेज में। फिर से इस लैंग्वेज को दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित किया जा सकता है। किसी आवेश पर, किसी आवेशित कण पर आवेश 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए हो सकता है, लेकिन इसकी भिन्न के रूप में कभी नहीं हो सकता। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहलाता है। तो ये रहा इस टोटल चैप्टर्स का जो सबसे मुख्य और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, वो जो कि छोटा छोटा पॉइंट होता है, और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट सबसे पहले समझ लीजिए कि आवेश, चार्ज और क्षेत्र के बारे में था, और यहाँ पे जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ से सवाल बनते हैं। तो इसको सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा। अभी इतना आप थोड़ा माइंड में रिपीट कीजिए, अभी मैं आपको और बताने वाला हूँ। आवेश के बारे में जो है अभी और आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा इसको रिपीट कर लीजिएगा। तो ऐसा करते हैं, आज की इस लेक्चर्स में इतना ही रखते हैं। बहुत सारे पॉइंट है, नेक्स्ट क्लास में ऐसा करेंगे सिर्फ कूलॉम के नियम के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि एक क्लास लगभग कूलॉम के नियम पर लगता है, और ये 5 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। जरा मैं एक झांकी आपको दिखा दूं, ये रहा कूलॉम का नियम, और देख सकते हैं ये यहाँ तक है, ये देख सकते हैं और भी ज़्यादा है, यहाँ तक लगभग ये कूलॉम का ही नियम है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत आता है। तो कूलॉम का नियम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर्स में। तो आज के इस लेक्चर्स में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में। टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा आप लोग।